Hello, good afternoon. This is Rifat here. After a long night, you all may have been following what happened in Gujarat last night. काफी ड्रामा हुआ. शाम में 5 बजे राज्यसभा का जो इलेक्शंस हुआ था उसकी काउंटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन जब काउंटिंग शुरू होने के पहले पहले फिर ड्रामा शुरू हो गया. कांग्रेस ने एक चैलेंज कर दिया कि जो दो इनके एमएलएस थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी बीजेपी के सपोर्ट में. तो कांग्रेस पहुंची इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे ये कह करके कि इन्होंने जो गाइडलाइंस हैं उसको वायलेट किया था. अपने जो बैलेट पेपर्स हैं ये इन दोनों एमएलएस ने उन लोगों को दिखाए थे जो काफी फिर काउंटिंग रुक गई. और जब कांग्रेस पहुंची वहां पे तो फिर बीजेपी ने अपने नॉट 1 नॉट 2 7 कैबिनेट मिनिस्टर को, विच वाज अनप्रेसिडेंटेड, के 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स को बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के पास भेजा. आपने देखा होगा कि दो 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स वो उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, रविशंकर प्रसाद थे, निर्मला सीतारमन थी, धर्मेंद्र प्रधान थे, नकवी थे जो मुख्तार अब्बास नकवी थे. और तो इस तरह से 7 लोग वहां पे पहुंचे ये दिखाने के लिए कि कि विक्ट्री उनके लिए कितनी मायने रखती है. जब ये पता चला तो उसके बाद कांग्रेस ने अपनी एक और डेलीगेशन की टीम भेजी और इसमें और भी सीनियर लोगों को भेजा. याद कीजिएगा कि पहली जो डेलीगेशन कांग्रेस की गई थी उसमें आरपीएन सिंह थे और रणदीप सुरजेवाला थे, सिर्फ 2 लोग थे. जब ये बीजेपी ने 7 लोगों की टीम भेजी उसी वक्त आपको याद होगा कि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही थी जिसमें सोनिया गांधी चेयर कर रही थी. तो कांग्रेस ने अपने और सीनियर लोगों को भेजा जिसमें पी चिदम्बरम थे और आनंद शर्मा थे. तो ये बात तो साफ था कि कांग्रेस अब फ्रंट फुट पे खेलने लगी है और जो चीजें मिसिंग थी यूपी इलेक्शंस के वक्त में और गोवा इलेक्शंस के वक्त में और मणिपुर इलेक्शंस के वक्त में वो कल देखने को मिला कि कांग्रेस अब फ्रंट फुट पे खेल रही है. और कांग्रेस किसी भी हालत में कांग्रेस तैयार नहीं थी कि ये जो कंप्लेन उन्होंने किया है, उनकी जो डिमांड थी कि इन दोनों एमएलएस के वोट्स को रिजेक्ट किया जाए, वो किसी भी हद तक इसको जाने देगी. तो बहरहाल ये पहुंचे वहां पे. उसके बाद होते होते रात में 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में लोगों को यह शक था कि शायद वो कांग्रेस के हक में फैसला न दे, चूंकि जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस का उन्होंने एलिज किया, कई लोगों ने किया कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार में इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, उनकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पे सवाल खड़े हो रहे हैं. लेकिन क्रेडिट मस्ट गो टू द इलेक्शन कमीशन के 11:30 बजे रात में उन्होंने न सिर्फ ये अनाउंस किया कि उन दोनों एमएलएस के वोट्स इनवैलिड हो गए हैं, बल्कि आनंद फानन में उन्होंने वेबसाइट पे इस ऑर्डर को पब्लिश भी कर दिया. वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, जनता का रिपोर्टर, जिन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया आपके सामने में. और फिर जब रिजल्ट्स आए तो आपको ये पता चल गया कि 46 सीट्स जो मिले अमित शाह को, 46 वोट्स मिले अमित शाह को, वो बहुत ही एक्सपेक्टेड थे. 40 वोट्स मिले स्मृति ईरानी को, बहुत ही एक्सपेक्टेड थे. और 44 वोट्स मिले अहमद पटेल को जो कांग्रेस के. नाउ ये विक्ट्री कांग्रेस के लिए जो 44 वोट्स है ये क्यों अहमियत थी, हम इसको बहुत अंडरएस्टिमेट अगर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत गलत होगा. मैं उसकी एक आपको वजह देता हूं. आप कास्ट योर माइंड बैक, थोड़ा सा पहले जाइए कि जब अहमद पटेल के नाम का अनाउंस हुआ था, अहमद पटेल के नाम के अनाउंस होने के समय ही कांग्रेस में एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई. वो क्राइसिस क्या थी कि शंकर सिंह वाघेला जो पहले बीजेपी के होते थे, बाद में कांग्रेस में आ गए थे और कांग्रेस ने उनको आनंद फानन में अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था बहुत पहले, जब 12-13 साल पहले की, 15 साल पहले की बात है. तो ये पार्टी छोड़ करके चले गए और जब ये गए तो इनके साथ जो 6-7 एमएलए जो इनको बहुत क्लोज थे वो भी वहां से निकल गए. अब ये हुआ कि अहमद पटेल जो कहा जाता है कि मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, अब इनकी नैया डूब जाएगी चूंकि शंकर सिंह वाघेला जो है निकल करके चले गए हैं और शंकर सिंह वाघेला ने तय कर लिया है कि वो कांग्रेस को सबक सिखाएगी. ना कई जगह पे ये लिखा गया कि अहमद पटेल की अब नैया डूब रही है और कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी खबर है. आपको याद होगा कि 25 जुलाई को मैंने एक अपना ब्लॉग लिखा था, अपना कॉलम लिखा था. उस ब्लॉग में मैंने कहा था, मेरी हेडलाइन थी और आज भी मैंने जनता का रिपोर्टर से उसको हमने पुश किया है. उसमें यह था कि शंकर सिंह वाघेला लीविंग कांग्रेस पार्टी इज अ गुड थिंग फॉर कांग्रेस पार्टी एंड ऑल्सो गुड थिंग फॉर अहमद पटेल. मैंने उसका हिंदी में यह है कि शंकर सिंह वाघेला का कांग्रेस से निकलना न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि अहमद पटेल के लिए अच्छी खबर है.
और मैंने उसको बताया था, हालांकि वो मेरा वाहिद ही एक असेसमेंट था जो जितने भी दूसरे पॉलिटिकल एनालिस्ट असेसमेंट कर रहे थे उनसे अलग था। और मैंने ये कहा था कि लुक, इनके पास 57 एमएलए थे पहले, अगर इनमें से 10 एमएलए भी चले गए तो इनके पास 47 एमएलए होंगे। उनको चाहिए 46 उस वक्त, चूंकि टोटल कैपेसिटी जो थी असेंबली की 183 थी। अब जब चूंकि 176 लोगों ने कल वोट किया तो इनको सिर्फ 45 वोट चाहिए थे। उसी बीच में आपको याद होगा कि कई लोगों ने इनके जो एमएलए थे बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब जाहिर सी बात थी कि कांग्रेस ऐसे हालात में जब इनके एमएलए को पोच किया जा रहा है, और एक एमएलए ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमें 15 करोड़ रुपया बीजेपी ने दिया है, तो ऐसी हालत में ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि कांग्रेस अपनी पूरी टीम को लेकर के बैंगलोर चली गई। बैंगलोर इसलिए कि वहां उनकी सरकार है और बहुत ही सेफ है, वहां चली गई। अब वो वहां पहुंचे, वो उनको 2 दिन भी नहीं हुए थे कि इनकम टैक्स के रेट पड़ने लगे वहां पे। तो फिर ये जाहिर हो गया कि अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट, द बीजेपी वाज डिटरमिन्ड टू इन्फ्लिक्ट द डिफीट ऑन अहमद पटेल एट एनी कॉस्ट। उसकी वजह यह थी कि अहमद पटेल इज अ पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सोनिया गांधी। पिछले कई दशकों से सोनिया गांधी के वो सलाहकार रहे हैं, सोनिया गांधी के आईज एंड ईयर्स रहे हैं वो। तो उनको हराने का मतलब ये था कि सोनिया गांधी को हराना, और सोनिया गांधी को हराने का मतलब यह है कि जो इलेक्शन ईयर है और गुजरात में कुछ महीने में इलेक्शंस होंगे तो कांग्रेस को एक और साइकोलॉजिकल डिफीट मिल जाएगी। लेकिन मेरा आर्गुमेंट यह था कि अहमद पटेल जो है वो राहुल गांधी की टीम के नहीं है। अहमद पटेल एक बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं। अहमद पटेल उन लीडरों में से हैं कांग्रेस के जो बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, लेकिन दूसरी पार्टी में भी उनकी उतनी ही पकड़ है। तो मेरा आर्गुमेंट यह था कि इनके लिए 44-45 एमएलए का सपोर्ट इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए कल जो हुआ उससे वो बात जाहिर हो गई कि इनको अपने 43 तो मिले ही मिले, जो अपने इनके 42 तो मिले ही मिले। आपने देखा कि इन्होंने जो गुजरात परिवर्तन पार्टी के जो नलिन उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनके नाम थे नलिन कटाडिया, इफ फॉरगिव मी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग हिज नेम, नलिन कोटाडिया। तो नलिन कोटाडिया का भी इनको सपोर्ट मिला, प्लस जो नीतीश कुमार की पार्टी के जो लोन एमएलए थे वहां पे उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। और बल्कि जेडीयू के एमएलए ने तो सपोर्ट करके एक और भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि दिस इज अ वोट टू प्रोटेस्ट नीतीश कुमार सपोर्ट और नीतीश कुमार अलाइनिंग विद द बीजेपी इन बिहार। तो उसके बाद ये जाहिर था कि ये बहुत ही कंफर्टेबली निकाल लेंगे। फिर किसी ने कल मैं ईटीवी पे था तो समीर ने मुझसे पूछा कि फिर अगर ये इतने ही श्योर हैं और आप भी श्योर हैं तो ये कांग्रेस क्यों गई वहां पे इलेक्शन कमीशन के पास। मेरा ये कहना यह था कि कांग्रेस इसलिए नहीं गई थी कि कांग्रेस के अहमद पटेल को कहीं ना कहीं पे ये शक था कि वो हार जाएंगे। देखिए मैंने क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी यूज की थी। एक होता है कि आपने एक विकेट ले लिया एज अ बॉलर, एक होता है कि आपने विकेट ली और तीनों ही स्टंप्स को आपने उसके बखिए उधेड़ दिए, तीनों इतनी तेज आपने बॉल डाली कि उस विकेट की बड़ी अहमियत होती है कि यार क्या विकेट लिया आपने। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि हम जीत तो रहे हैं लेकिन यहां पे भी हम बीजेपी को उसके ही गढ़ में, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वहां पे अगर हम बीजेपी को ये दिखा दे, वो हराने में कामयाब हो जाए और ये कह दे कि इन्होंने एक गलत तरीका अपनाया था और वहां पे हरा दे, तो ये सेकंड साइकोलॉजिकल डिफीट होगी। और ये दोनों डिफीट इसलिए माने रखती है कि मैंने जैसा आपको कहा कि गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं और ये साइकोलॉजिकल डिफीट का बहुत माने होगा। चूंकि डोंट फॉरगेट कि अभी कुछ दिनों पहले जब इलेक्शन हुए थे 5 स्टेट्स में, तो हमने ये कहा था कि कांग्रेस तो बिल्कुल डाउन एंड आउट है। देखिए गुजरात गोवा में इनकी अपनी सरकार थी, अपने लोग थे, उनके साथ ये सरकार नहीं बना पाई। 17 इनके पास थे, 3 गोवा फॉरवर्ड पार्टी के पास थी, फिर भी ये नहीं बना पाए। सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी वहां पे मणिपुर में, फिर भी नहीं बना पाई। तो हमें ये लगा कि नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कल के बाद से कांग्रेस ये डिटरमिन कर थी कि कल के बाद से कांग्रेस उल्टा मैसेज देना चाहती थी कि लुक अब जो है अब हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और यहां पे अहमद पटेल का आ जाना वो इसलिए भी अहम बात है कि कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की टीम है, राहुल गांधी की टीम बहुत ही इनएक्सपीरियंस टीम है और उनमें यह सलाहियत नहीं है कि मोदी के साथ या अमित शाह की टीम को फ्रंट फुट पे टेक ऑन करें। आप देखिए कल एक और नई चीज हुई। अहमद पटेल अब तक बहुत ही सिक्लूडेड माने जाते थे कि वो कैमरा शाही हैं, पीछे में रह करके वो सारा काम करने में यकीन रखते हैं। कल पहली मर्तबा अहमद पटेल फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आए और अगर यही अहमद पटेल का अगर यही रहा तो आई डोंट नो कि कांग्रेस पार्टी वहां पे सरकार बना लेगी गुजरात में कि नहीं, वो तो खैर अभी कई महीने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही रिसर्जेंट पार्टी के तौर पे उभरेगी। यहां पे मैं आपको ये बताऊं कि अहमद पटेल का
गुजरात में ये जो जीत हुई है उसकी एक और अहमियत यह है कि अब गुजरात में शंकर सिंह वाघेला नहीं है। शंकर सिंह वाघेला के पार्टी में रहने से बहुत कंफ्यूजन था। जो लोग बीजेपी से नाराज थे उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। उनको एक तरफ तो आरएसएस की ए टीम थी, दूसरी तरफ आरएसएस की बी टीम थी। शंकर सिंह वाघेला के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में, उनकी लीडरशिप में, उनके साथ जब उन्होंने जब पार्टी छोड़ी तो उनके साथ उनके तमाम सपोर्टर्स निकल गए। तो अब जो है इनकी जो पार्टी है कांग्रेस की बिल्कुल क्लेंज हो गई है। अब अच्छा, पहले होता था कि लीडरशिप दो हिस्सों में थी। एक लीडरशिप होती थी शंकर सिंह वाघेला के साथ में, एक लीडरशिप होती थी अहमद पटेल के साथ में। तो एक कंफ्यूजन था। अब यह है कि लीडरशिप भी सेंट्रलाइज हो गई है कि अहमद पटेल एक वाहिद लीडर के तौर पे उभरे हैं। कल आपने देखा होगा जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, जिस तरह से सेलिब्रेशन हुआ। अहमद पटेल ने अपनी टीम भी कल बना दिया। उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंडर में अगर लड़ाई अगर स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाली है तो उसमें वो अमित शाह के से कहीं आगे हैं। आपने देखा उन्होंने उनकी जो अपनी जो दो लोग उनके और भी हैं, कल मैंने लिखा भी था कि इन्होंने जो अपनी टीम जो बनाई है, जो शक्ति सिंह गोहिल हैं या फिर अर्जुन मोढवाडिया हैं, ये जो टीम की जो तिकड़ी बनी है ये बहुत ही सॉलिड तिकड़ी बनी है। 44 लोगों को इंटैक्ट करके रखना बैंगलोर में, उन 44 को वापस ला करके फिर उनमें से 42 या 43 जितने लोगों में ने वोट दिया है अपने पक्ष में वो करवा लेना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। और अगर ये इन तीनों लीडरों की तिकड़ी ने अगर ये अंजाम दे दिया है तो आप समझ जाइए कि आने वाले दिनों में जहां पे बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, पटीदार नाराज हैं, दलित नाराज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो वहां की बैकबोन मानी जाती है जीएसटी की वजह से, वो अब तक वो स्ट्राइक पे स्ट्राइक किए जा रहे हैं, उनमें नाराजगी है। उनको कैपिटलाइज करना कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात इलेक्शंस में अंडर अहमद पटेल, एंड आई इंसिस्ट अंडर अहमद पटेल, बहुत आसान होगा। लेकिन मसला यह है कि क्या अहमद पटेल को यह आजादी दी जाएगी? मेरा मानना यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में पूरी आजादी दी थी और उसमें इंटरफेयर नहीं किया था, अगर राहुल गांधी अहमद पटेल के हाथ में गुजरात को छोड़ देते हैं तो आई थिंक एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि गुजरात का नतीजा कुछ और हो सकता है। बिकॉज अहमद पटेल न सिर्फ एक सीजन खिलाड़ी हैं बल्कि एक बहुत ही मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और ये वो ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिनको दूसरी पार्टी में भी किस तरह से सेंध लगानी है वो आता है। अब मोरालिटी की बात एक अलग है, लेकिन जब आप पार्टी में हैं, आपकी पार्टी में अगर कोई सेंध लगाता है तो आप में भी उतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप दूसरी पार्टी में सेंध लगाएं, जो अहमद पटेल एक बहुत ही बखूबी तौर पे अहमद पटेल ये कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में, हालांकि आई बीन वेरी डिसअपॉइंटेड कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आई नो कि राहुल गांधी वायरल फीवर से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है वायरल फीवर कि आप एक ट्वीट ना कर सकें। अब तक राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आया है, एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज नहीं आया है अहमद पटेल के सपोर्ट में, क्योंकि वो खुद तो ट्वीट करते नहीं है। उनकी वो कोई एक 20+ एक लड़की है वो जो ट्विटर हैंडल संभालती है, उसको अब तक एक ट्वीट कर देना चाहिए था। तो ये एक गलती राहुल गांधी कर रहे हैं। बहरहाल ये राहुल गांधी को अब ये डिसाइड करना होगा कि भले ही ये अपनी टीम बनाए, सब कुछ करे, लेकिन there is absolutely no alternative to Ahmed Patel in your party, and with Ahmed Patel in charge, and you have got the two leaders, Modwadia and Shakti Singh Gohil, जो अब यह है कि गुजरात में एक पार्टी के रिसर्जेंस की एक बहुत बड़ी उम्मीद नजर आई है। उसको राहुल गांधी और इनकी टीम को सही तरीके से कैपिटलाइज करना होगा। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो कल रात में मैंने मौका नहीं मिला था ईटीवी पे बोलने का, और आज मैं रात में फिर से ईटीवी पे हूं तो वहां पे इस चीज को कहूंगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि उसमें से कुछ लोग देख रहे होंगे, तो प्लीज टेल राहुल गांधी कि नाउ द चॉइस इज हिज, कि अब जब मौका मिला है क्या ही शुड टेक एडवांटेज of the expertise from the leaders like अहमद पटेल और जो दूसरे इनके सीनियर लीडर्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठा करके ये एक नया अग्रेसिव कांग्रेस पार्टी का एजेंडा तय कर सकते हैं, या फिर वैसे ही वो हमेशा वो मोदी और अमित शाह एजेंडा सेट करें और आप उसको रिस्पॉन्ड करने में लग जाएं, पूरी जिंदगी गुजार दें। तो फिर मेरे ख्याल में वो आज तो आप सिमट करके कुछ स्टेट्स में रह गए, मालूम ये हुआ कि आने वाले दिनों में और भी बुरे हालात होंगे। लेकिन
कल के बाद से अगर आप कैपिटलाइज नहीं कर पाए तो यह आपके लिए बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि देखिए सिद्धारमैया बहुत ही स्ट्रांग विकेट पे नजर आ रहे हैं कर्नाटका में। अब ये गुजरात को अगर आपने कैपिटलाइज कर लिया, उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट इज बाउंड टू हैपन इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो फिर देखें कि मामला फिर चेंज हो सकता है, लेकिन ऑल विल डिपेंड एंड आई रिपीट, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन हाउ राहुल गांधी बिहेव्स। अगर राहुल गांधी आज भी अपने इर्द गिर्द जो चारों तरफ जो बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड और चापलूसों की जो टोली उन्होंने डाल रखी है, अगर उसी पे अगर ये यकीन करते रहेंगे तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। एंड आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बहरहाल ये था, मुझे कहना था। लेट मी सी के इसमें मैं मोबाइल पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कमेंट्स क्या आ रहे हैं, तो ज़रा सा मैं देखूँ कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब दूंगा, अदरवाइज आई विल टेक लीव फ्रॉम यू गाइज। ओके, सो अंजुम महबूब हैं, ये कह रही हैं कि व्हाट डू यू थिंक नाउ अबाउट बीजेपी। लुक अंजुम, ये बीजेपी के लिए ये सिर्फ अमित शाह तो जीत गए हैं। हमारी टीम ने, किसी ने हेडलाइन लगाई थी कि जीत कर भी हारने वाले को कहते हैं अमित शाह। आई थिंक इट वाज प्रीटी फार फेचेड हेडलाइन, बट या आई थिंक किसी ने सोशल मीडिया पे कहा होगा तो उन्होंने कैप्चर किया इस चीज को। ये आप देख लीजिए कि अमित शाह का अपने होम टर्फ में, लेट्स नॉट फॉरगेट, अमित शाह कम्स फ्रॉम यूपी, Prime Minister Narendra Modi comes from UP. Amit Shah comes from Gujarat. Prime Minister Narendra Modi comes from Gujarat. Gujarat has BJP government. इन तीनों कॉम्बिनेशन के बावजूद, और फिर ये कि आपने इनकम टैक्स का रेड करवा देना, allegedly इंटिमिडेट करना एमएलएस को, आई थिंक टू कीप योर फ्लॉक टुगेदर इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एंड इट्स अ ह्यूज सेटबैक फॉर बीजेपी। और अगर ये इसी चीज पे अगर आप नजर डालें तो अब इलेक्शन में मुश्किल से कुछ महीने बाकी हैं, और जिस तरह से कल उन्होंने ये कह दिया है अहमद पटेल ने कि ये तो अब शुरुआत है, यही चीज दोहराई जाएगी गुजरात इलेक्शन में। आई थिंक इट्स गोना बी अ प्रीटी टफ बैटल फॉर बीजेपी। जो अब तक बीजेपी समझ रही थी कि वॉक ओवर है, बहुत ही ईजी होगा हमारे लिए, अब आई डोंट थिंक इवन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक बीजेपी सपोर्टर वुड से दैट, बिकॉज अब देखिए जब इलेक्शन जब वहां पे होंगे बहुत ही टफ होने वाला है। यू डोंट नो के कल एक जो गुजरात परिवर्तन पार्टी के जो थे नलिन भाई, उन्होंने जो वोट दिया है, क्रॉस वोट किया है, पहले बीजेपी को कहा था और बाद में कांग्रेस को दिया है। रीजन क्या दिया उन्होंने कहा कि उन्होंने वीडियो जारी की गुजराती में अपने फेसबुक पेज पे, उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट फॉरगॉटन द डेथ ऑफ 14 पाटीदार्स, जो 2015 में पाटीदार मूवमेंट हुआ था, 14 पाटीदार एक्टिविस्ट को मार दिया गया था पुलिस फायरिंग में। ये चीज, ये इन मुद्दे का अभी उठाना और उस मुद्दे को इन्वोक करके आप कांग्रेस को वोट करना, आप समझ रहे हैं कि वो जो मुद्दा दब गया था अब वो दोबारा रीइग्नाइट होगा। फिर हार्दिक पटेल का क्या फैक्टर होगा, फिर दलितों का क्या रोल होगा, इसी चीज को आई एम श्योर कि गुजरात कांग्रेस अंडर अहमद पटेल लीडरशिप, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोडवाडिया एंड शक्ति सिंह गोहिल, आई थिंक इन तीनों की लीडरशिप में ये बहुत अच्छी तरह से ये कैपिटलाइज कर सकते हैं इस चीज को। सो आई थिंक द बीजेपी वुड बी प्रिटी वरीड पार्टी एट द मोमेंट, कीपिंग गुजरात इलेक्शंस इन माइंड। Sid Patel, sir, I'm from Gujarat and BJP have enough support to win, but not Modi wave like 2014. Sid Patel, बिल्कुल, I'm not saying कि, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी वहां पे जीत जाएगी, सॉरी हार जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वन साइडेड जो बैटल होने वाला था वो अब नहीं होगा, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वुड बी वॉरिंग बीजेपी। पहले ये था कि कांग्रेस वाज डाउन एंड आउट, अब कल की डेवलपमेंट के बाद से आई एम श्योर आप वहां पे रह रहे हैं, आपको भी ये होगा कि ये तमाम पॉलिटिक्स होता है, साइकोलॉजिकल गेम होता है। अब कल के बाद से कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें एक जबरदस्त जोश आ गया है, जो मैं विटनेस कर रहा हूं, मैं कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहा हूं, वहां पे ग्राउंड पे लोग कह रहे हैं कि एक अलग तरह का जोश आ गया है। ये चीज, ये तो अभी कल रात की बात है। अब देखिए कि इस चीज पे अब कितनी फ्रीली, अब कोई डर नहीं है अहमद पटेल के पास कि आईटी का रेड हो जाएगा, एमएलए ज्वाइन कर लेंगे इधर उधर। अब एमएलए को भी ये कॉन्फिडेंट है कि अब हमारी लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड हो गई, ये 1 पॉइंट लीडरशिप है वो अहमद पटेल की, तो उनके लिए भी अब अपने एजेंडा को कैरी आउट करना ये बहुत आसान होगा। देयर इज नो कंफ्यूजन आउट देयर, एंड शंकर सिंह वाघेला, आई थिंक ही इज अ हिस्ट्री नाउ। परेश धनानी, सिद्धार्थ पटेल also has a role to play. Was really tough fight. Tausif Khan, Tausif was really a tough fight. Yes, Mithilesh Oza, what do you think RJ should take charge of INC? अगर मुझे कहें
तो देयर इज नो हार्म इन राहुल गांधी टेकिंग चार्ज। राहुल गांधी अगर टेक चार्ज करना चाहें, जो अक्टूबर में बात हो रही है, उनको टेक चार्ज करना चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक राहुल गांधी हैज द कैपेसिटी to take on Modi and Amit Shah. Look, हम भी कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं, हम भी लीडरशिप का रोल डिलीवर कर चुके हैं। कोई भी लीडर अकेला लीडर नहीं होता है, ये आपकी टीम है। आप अपनी टीम को किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं, वो आपको अच्छा या बुरा लीडर बनाती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में टीम खराब है। कांग्रेस के पास आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ये डिपेंड्स कि राहुल उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर राहुल अपने आसपास वही 4, 5, 6 अगर चापलूसों की टोली बनाकर रखना चाहते हैं, जिनको कुछ पता नहीं है कि सोशल मीडिया कैसे चलता है, जिनको ये पता नहीं है कि ट्वीट कब करना है, इनअप्रोप्रिएट ट्वीट क्या होता है, अप्रोप्रिएट ट्वीट क्या होता है, उसको एक नैरेटिव कैसे क्रिएट करना है, उनको यही नहीं पता है। अगर उनके बलबूते पे अगर राहुल गांधी अपनी लीडरशिप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो आई थिंक ही शुड नॉट बिकम द लीडर। लेकिन अगर वो अपने पुराने लीडर्स, जो सारे पुराने लीडर्स खराब नहीं है, बहुत सारे सूरमा है वहां पे, उनके एक्सपीरियंस से किस तरह से फायदा उठाया जाए। देखिए, जो सीनियर लीडर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को लीजिए, जो यंग लीडर्स हैं उनकी ऊम्फ, उनके एनर्जी को लीजिए, कंबाइन कीजिए, डेलीगेट कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को। आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट जॉब। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या राहुल गांधी इज अप फॉर इट, एंड हु एम आई टू से, बिकॉज राहुल गांधी को मैं तो कंट्रोल नहीं करता है। राहुल गांधी हैज टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ। मोहसिन शरीफ कह रहे हैं, रिफत कम ऑन, ह्यूज अचीवमेंट फॉर कांग्रेस एंड सेटबैक फॉर बीजेपी। कांग्रेस इज नोन एज अ करप्ट पार्टी, बीजेपी इज बाइंग कांग्रेस एमएलएज। नाउ यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ करप्शन बीजेपी कैन फ्लाई ऑन। कांग्रेस इज अ फिनिश्ड पार्टी, हैज एमएलएज व्हिच आर बिकाऊ। लुक, ये कल भी मैंने बात की थी कि अगर आपकी पार्टी को, आपके एमएलएस को अगर लोग खरीद रहे हैं, तो अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो दोनों ही पार्टी को आप ब्लेम कर सकते हैं। कि एक तो ये कि बीजेपी के मोरालिटी का क्या हुआ कि आप किसी भी हद तक जाकर के आप लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। वहीं पे कांग्रेस के जो एमएलएस हैं, उनकी मोरालिटी पे भी सवाल उठता है कि आपकी मोरालिटी, आपकी आइडियोलॉजी क्या इतनी वीक है कि आप 15 करोड़ रुपए से आप बिक जाएंगे। ये दोनों इशू है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि वी आर डिस्कसिंग इंडियन पॉलिटिक्स, और इंडियन पॉलिटिक्स आई थिंक ये बहुत ही कॉमन है इस तरह की चीजें। मेरा मानना ये है कि जरूरी नहीं है कि बीजेपी के एलिजेड करप्ट प्रैक्टिसेस को आप काउंटर करने के लिए आप भी करप्ट हो जाएं। मेरा कहना यह है कि जो बेसिक चीजें आपको जो करनी चाहिए थी, जो अग्रेशन दिखाना चाहिए था, अग्रेशन कल क्या था? कांग्रेस ने कल कोई गलत नहीं किया। बीजेपी पहुंची वहां पे इलेक्शन कमीशन के डोर पे, आपने वहां पे हार नहीं मान ली, आपने एक और बड़ी टीम वहां पे भेज दी और आपने बिल्कुल अपना मुद्दा साफ कर दिया कि लुक, वी आर नॉट सेटलिंग विथ एनीथिंग अदर देन दीज 2 वोट्स बीइंग डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ये होता है अग्रेशन। यू डोंट हैव टू रिजॉर्ट टू करप्शन, यू डोंट हैव टू रिजॉर्ट टू इलीगल मीन्स। यही बात मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप ये करें। और बाय द वे, गिव दीज पीपल अ चांस। और वैसे अगर करप्शन की अगर बात की जाए तो इंडिया में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कह सकती है कि मैं बिल्कुल व्हाइटर देन व्हाइट हूं? सबके अपने अपने थोड़े से ये हैं। हम यहां पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वॉट एवर इन दी एग्जिस्टिंग रियालिटी, what is going to happen and what Ahmed Patel's victory in last night's Rajya Sabha elections means for the Gujarat elections। मैं यहाँ पे कोई मोरालिटी का पाठ पढ़ाने नहीं आया हूँ कि क्या हर पार्टी को करप्शन फ्री होना चाहिए? बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उस पर दो राय कैसी हो सकती है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी ये है कि कल की विक्ट्री का गुजरात इलेक्शंस पे और गुजरात इलेक्शन के बाहर भी जो दूसरे स्टेट्स में कांग्रेस के मोराल पे क्या असर पड़ेगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डिस्कसिंग। अरिंदम मेहता, जेडीयू के जो क्रॉस वोट किया था नीतीश के लिए सेटबैक है। अरिंदम, नीतीश के लिए सेटबैक क्या है? वो तो एक एमएलए है वहां पे, नीतीश बिहार में है। लेकिन द फैक्ट के ये सिर्फ एक एमएलए की नाराजगी नहीं थी। आपने देखा होगा कि उनका जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, मैं नाम भूल रहा हूं, जो गुजरात यूनिट के, उन्होंने भी आकर के कहा कि हमने ये स्टेटमेंट ये देना था कि जब इन्होंने जो बीजेपी से हाथ मिलाया था, क्या हमसे पूछ करके किया था। उन्होंने ये भी कहा कि जो केसी त्यागी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये होते कौन है हमें लेक्चर देने वाले। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम एक इंडिकेशन तो है कि नीतीश ने जो वहां पे हाथ मिलाया था, दैट हैजंट गॉन डाउन वेल विथ हिज पार्टी। यही नहीं, उनके जो सीनियर लीडर हैं शरद यादव, कल आपने देखा कि कल सारा दिन जब 500 रुपए के नोट्स के जो
पर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, राज्यसभा में डिबेट हो रहा था, तो वहां पे भी शरद यादव ने ही स्पोक इन फेवर ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो एक वहां पे उनको इंटरनल बगावत का सामना तो है ही है। एक एमएलए का आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा ये है, लेकिन एक स्टेटमेंट तो है कि एक एमएलए की बगावत, उसको आप लिंक कीजिए कि वो शरद यादव के कैंप का बंदा था। उसके बाद आप देखिए कि शरद यादव खुद बिहार के हैं, तो एवरीथिंग इज नॉट वेल विथ नीतीश कुमार, ये तो कल क्लियर हो गया उसकी बात से। दयाराम राबरी कह रहे हैं कि आपके साथ राजस्थान के एक ऑफिसर ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, सुना है, ये सुनकर बहुत दुख हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए वो एक इंतहाई बदतमीज ऑफिसर है, मेरा कोई पर्सनल उससे कोई लेना देना है नहीं। मुझे सिर्फ दो बातों पे, जो राजस्थान का जो IAS ऑफिसर है संजय दीक्षित, दो बातों पे आपत्ति है कि जब आप IAS ऑफिसर हैं तो आपको एक उस पद की गरिमा को आपको मेंटेन करना है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी थी, सिर्फ 2 साल की सरकार, 2 महीने के बाद ही उन्होंने जो IAS सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स है उसमें उन्होंने अमेंड किया था। सिर्फ इस वजह से अमेंड किया था ताकि जो IAS ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिकली न्यूट्रल हों, उनका आचरण बहुत ही ऊंचे दर्जे का हो, उनका पब्लिक कॉन्डक्ट भी बहुत ही आला दर्जे का हो। तो मुझे यह था कि ये एक बंदा पिछले कई साल से, कई महीने से मैं देख रहा हूं इसको कि जहरी उगलता है, एक मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ। एक ट्वीट में उसने CPM को मर्डरर्स की पार्टी बता दिया। तो ये कैसे हम अलाउ कर सकते हैं इस चीज को? अगर वो सर्विंग है IAS ऑफिसर, अगर उसको ये करना ही है तो IAS ऑफिसर से वो इस्तीफा दे और जाकर के एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले। एक तो नंबर वो मेरा मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि वो हमारी पर्सनल डिटेल्स को, मेरी वाइफ के पर्सनल डिटेल्स को वो पब्लिक करता है। दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट, दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट। और उसके बाद से मुझे 2 डेथ थ्रेट भी आ गए, जो मैंने यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मैंने पर्सनल लेटर भेजा है कल सेफ्टी के बारे में। चूंकि दिल्ली में हमारी ऑफिस रजिस्टर्ड है, नोएडा में मैं रहता हूं, तो दोनों ही सूरत में मेरी सेफ्टी को नुकसान है। चूंकि जिस तरह से उसके फॉलोअर्स ने हमें डेथ थ्रेट देना शुरू कर दिया है, वो स्क्रीनशॉट भी हमने भेजा है दोनों चीफ मिनिस्टर्स को। तो ये क्रिमिनल एक्ट है, और एक क्रिमिनल एक्ट को एक IAS अगर कमिट कर रहा है तो दैट्स ए ह्यूज थिंग। तो मेरा मानना यह है कि या तो आप IAS ऑफिसर बने रहिए, या फिर आप IAS ऑफिसर छोड़ दीजिए और फिर आकर के ये तमाम चीजें कीजिए, फिर आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। बाय इंडल्जिंग इन क्रिमिनल एक्ट डिस्पाइट बीइंग एन IAS ऑफिसर, आप मुख्यमंत्री की ऑफिस को आप बदनाम कर रहे हैं। चूंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस को आप बदनाम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वो जो मेरी वाइफ ने लेटर लिखा था उसको हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी भेजा था, हमने MEO को भी भेजा था। हमने कहा था कि यू मस्ट टेक एक्शन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस, it's about an individual bringing disrepute to the post of IAS office, right? And also bringing disrepute to the office of chief minister and central government. And that's why I said कि प्राइम मिनिस्टर को इसमें एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि मुझे इससे कोई ज्यादा रैटल होने की जरूरत है। हाँ, बच्चों को लेकर के जिस तरह से डेथ थ्रेट आते हैं, जिस तरह की मॉब लिंचिंग का माहौल है आजकल, के मुसलमान होने की वजह से आपको लिंच कर दिया जाता है, उसकी वजह से मेरी वाइफ थोड़ी सी नर्वस है, एंड दैट्स व्हाई शी हैड रिटन टू द ब्रिटिश हाई कमीशन एज वेल कि हमें बच्चों की सेफ्टी की वजह से वी आर वरीड एंड वी हैव टोल्ड। कल हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्टर का फोन आया था, मैंने कहा कि कल को अगर हमारे ऊपर कुछ भी होता है, I will hold only 2 people responsible। वो है एक संजय दीक्षित और वो एक उसका जिसका वो फॉलोवर है तारिक फतेह का। ये दोनों इंसाइट करते हैं ट्विटर पे मॉब लिंचिंग करने के लिए, और मेरे पास एविडेंस है, और वही लोग आकर के थ्रेट देते हैं। जो आज ट्विटर पे थ्रेट है, कल को रियल में थ्रेट हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं होगा वो? तो इसीलिए हमने इस चीज को, इशू को हमने कल रेज किया था। एनीवे, इम्तियाजुल हक, व्हाट अबाउट पनामा? हाँ, जाकर के पूछिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखिए, हम पाकिस्तान को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर को पनामा की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इंडिया में जिन लोगों के पनामा में नाम थे, आज वो हमें टैक्स बेनिफिट की, हमें कहते हैं कि टैक्स कैसे पे करना चाहिए, GST के क्या फायदे हैं, ये हमें सिखाते हैं। वो सरकारी एडवर्टीजमेंट के फेस बने हुए हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है, इट्स एन आयरनी कि इस कंट्री में हम करप्शन को लेकर के इतने नॉन सीरियस हैं कि हम इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते हैं।
इन्वेस्टिगेट तो मतलब पनिश करना तो दूर की बात है, हम इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते हैं, यू नो। तो ये है, अब दैट्स अ रियलिटी, व्हाट कैन आई से, दैट्स अप टू यू गाइस, द पीपल यू नो who vote, people who go and vote, you know, you have to decide कि whether that is acceptable to you. अगर आपको acceptable है तो good luck to you. लेकिन यह है कि कम से कम पाकिस्तान से इस मामले में एक तो हमें सीखने की जरूरत है कि वहां की जुडिशरी और वहां की मीडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट होने का बहुत बड़ा सबूत दे दिया है पनामा मामले पर, यू नो, नवाज शरीफ को पनिश करके, और ये दैट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग. हाउ वॉज द मीडिया रोल ऑन गुजरात राज्यसभा इलेक्शन? सिड पटेल. सिड साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आप देखिए, कल सारा दिन रिपब्लिक, मैंने तो देखा नहीं उसके वीडियो को, वो शेयर कर रहे थे ट्विटर पे, तो मैं देख रहा था, वरना मैंने ना मैं रिपब्लिक देखता हूं ना मैं टाइम्स नाउ देखता हूं, और देखे हुए मुझे कई महीने हो गए एंड आई एम वेरी हैप्पी. रिपब्लिक पे और टाइम्स नाउ पे बाज़ाब्ते उन्होंने लाइन ले लिया था, कंक्लूड कर लिया था कि अहमद पटेल हार रहे हैं, और न सिर्फ हार रहे हैं बल्कि उनकी हार से पूरा का पूरा जो है ठीकरा जो है सोनिया गांधी को दिया जाएगा. लेकिन जब ये रिजल्ट्स आया कि अहमद पटेल जीत गए, तो हमने कहा कि सर देखो तो सही कि क्या आ रहा है वहां पे. सडनली रिपब्लिक टीवी पे मैं देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि सोनिया विंस. रिपब्लिक टीवी या टाइम्स नाउ पे किसी एक पे नया हैशटैग हो गया. तो इन सब को मुंह की खानी पड़ी है. देखिए, आप कॉमेडी चैनल चलाते रहिए, उसको जर्नलिज्म का नाम देते रहिए, लेकिन जनता जो है बेवकूफ नहीं है. आप ये सब ड्रामा करते रहिएगा, एक अपना सिंगल पॉइंट एजेंडा, एंटी ऑपोजिशन, एंटी कांग्रेस, एंटी आम आदमी पार्टी, एंटी सीपीएम, एंटी ममता एजेंडा को लेकर के चैनल चलाइएगा और कहिएगा कि हम तो बहुत ही निष्पक्ष हैं और हम यहाँ जर्नलिज्म के हम यू नो झंडे गाड़ने आए हैं. लोग बेवकूफ़ नहीं हैं. आप कुछ लोगों को, अपने भक्तों को तो बेवकूफ़ बना लीजिएगा, और यकीन मानिए कि ये भक्त भी आपके हमेशा भक्त नहीं रहेंगे. मैंने कई भक्तों को देखा है जो 2014 में मोदी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. आज वही भक्त आकर के ट्विटर पे और हर जगह उनके खिलाफ उन्होंने कैंपेन शुरू कर रखा है. तो ये देख लीजिए कि देयर इज अ कहावत ना, यू कांट फूल एवरीबडी ऑल द टाइम, और यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम. तो ये चैनल अगर आप आए हैं भक्तों की के दम पे कि आप भक्त आपको देखेंगे, आपकी टीआरपी बढ़ेगी, करते रहिए. लेकिन मुझे अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो प्रॉब्लम भी नहीं है. मुझे बड़ी फिक्र होती है उन रिपोर्टर्स के लिए जो रिपोर्टर्स इन चैनलों में काम कर रहे हैं, जिन रिपोर्टर्स को अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों ने सिर्फ एक मॉब के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया है कि शशि थरूर से बदला लेना है तो 10 रिपोर्टर को भेज दो उनके खिलाफ, उनकी पॉलिटिकल लिंचिंग करने के लिए. ये रिपोर्टर्स जो हैं, माफ कीजिएगा, कभी इनसे अगर मेरी मुलाकात होगी तो मैं बताऊंगा कि ये रिपोर्टर्स ये सोचें कि 20 साल के बाद, 15 साल के बाद जब आपके बच्चे होंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, आप कौन सी लेगेसी इनसे आप शेयर कीजिएगा. मिसाल के तौर पे आज अगर मेरे बच्चे हैं तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे काउंटलेस लेगेसी शेयर करने के लिए अपने बच्चों के साथ, जो मैं शेयर करता हूं कि फला जगह मैं था और सुपर साइक्लोन हो रहा था और किस तरह से मैं कमर भर पानी को पार करते हुए कई किलोमीटर चलते हुए मैं उड़ीसा पहुंचा था. वहां जाकर के लोगों की मैंने मिजरी, उनकी फरियाद वहां पे मैंने रिकॉर्ड की थी और उसको मैंने रिपोर्ट किया था. आप क्या कह रहे होंगे कि मैं तो वहां पे एक बंदे को, जिसने कोर्ट ने अब तक डिक्लेयर नहीं किया है क्रिमिनल या फिर मुलजिम, उनको मैं जाकर के हैरास कर रहा था क्योंकि मेरे बॉस ने कहा था कि उसको जाकर के लिंच करो. ये जर्नलिज्म आप शेयर करेंगे अपने बच्चों से? तो मुझे अर्नब से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अर्नब का अपना एक बिजनेस है, उसने एक चैनल खोला है, व्हाटएवर ही थिंक्स इज गुड फॉर दैट बिजनेस, ही इज डूइंग दैट. बट जो रिपोर्टर्स हैं, आपको डिसाइड करना है कि क्या ये शॉर्ट टर्म गेन, जो आपको एक सैलरी चाहिए, आपको ईएमआई चाहिए, इसकी वजह से क्या आप अपने करियर, अपने फ्यूचर की लेगेसी को आप बदनाम कर रहे हैं, उसमें दाग लगा रहे हैं. तो ये रिपोर्टर्स, मैंने हमेशा कहा है कि मुझे प्रॉब्लम रिपोर्टर्स से नहीं है. इंडिया के जो 99% रिपोर्टर्स हैं, वो उनके पास अगर मजबूरी ना हो तो वो अच्छी रिपोर्टिंग करना चाहेंगे. लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि क्या आप अपनी मजबूरी को अपने ऊपर इतना हावी होने देंगे कि आपका दामन दागदार हो जाए हमेशा के लिए. ये रिपोर्टर को डिसाइड करना है. ये बहरहाल, तो ये एक छोटी सी बात करनी थी. मेरे मोबाइल का बैटरी भी जा रहा है.
तो आई होप के आप लोगों को ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया होगा। और आज रात में इन्हीं मुद्दों पर मैं बात करने जा रहा हूँ ETV पे रात में बिटवीन 9 and 10। तो वहाँ पे जाकर के फिर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मौका मिले तो देखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बेहतर करने को ना हो, कोई भी इंटरेस्टिंग ना हो, तभी हमारी डिबेट को देखिएगा। क्योंकि हमारा डिबेट कोई इतना एक्साइटिंग तो होता नहीं है, और ना मैं कोई शाहरुख खान हूँ या प्रियंका चोपड़ा हूँ। तो जब कोई बिल्कुल ही फुर्सत में हूँ तो देखिएगा ज़रूर। कभी कभी मैं भी पते की बात कर लेता हूँ, है ना। तो एनीवे चलिए, दिन है। मैंने तो सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग इस वक्त हाजिर हो जाएंगे, लेकिन आई थॉट कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इशू था। कल रात में 3 बजे रात तक हम लोग वहाँ बैठ करके रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो आई थॉट कि आज आकर के थोड़ी सी आपसे तो बात की जाए, और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे। तो एनीवे अपना ख्याल रखिएगा, और जनता का रिपोर्टर पे आते रहिएगा। जनता का रिपोर्टर को शेयर कीजिए, अपने लोगों को भी कहिए, और जनता का रिपोर्टर पे आकर के सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग फ्रीली काम करें और ट्रूली किसी के डर, किसी की धमकी के में आए बगैर हम रिपोर्ट आपके पास लाएं, तो उसका एक ही तरीका है, आपको आकर के सब्सक्राइब करना होगा। हमारा सब्सक्रिप्शन चार्ज क्या है? 299 रुपया है। जो 299 रुपये से ज़्यादा तो आप महीने के न्यूज़पेपर खरीदने पे डाल देते हैं, और वो न्यूज़पेपर ऐसा है जिसकी खबरों पे आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं, ना इंगेज हो सकते हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे पहली मरतबा मैं वीडियो के सामने कह रहा हूँ कि आइए, 299 रुपया पर मंथ सब्सक्राइब करना इज नॉट अ बिग डील। आप लोग किसी के लिए भी नहीं है आज के हिंदुस्तान में। तो आइए, pay 299 rupees per month, and also tell your friends to do that, because if you don't support the journalism, then we won't be able to do the journalism fearlessly. अगर हम चाहते हैं कि हम अब तक जिस तरह से हमने fearless तरीके से हर पार्टी की गवर्नमेंट को हमने अकाउंटेबल रखा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो केरला की CPM की सरकार हो, चाहे वो ममता बनर्जी की हो, चाहे वो सेंटर की BJP की सरकार हो, आपने देखा होगा कि हमने fearlessly उनको अकाउंटेबल किया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जर्नी हम आगे भी करते रहें, तो टेक अ प्लेस टुडे दैट all of you as an individual should subscribe 299 rupees per month, as if कि आप एक अखबार खरीद रहे हैं। और ये वो अखबार है जिसपे आपका हक है, ये आपका अखबार है जिसपे हम जब कब गलती करेंगे तो आप हमें अकाउंटेबल कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब आप हमारी गलतियों को बताते हैं तो हम उन लोगों में से नहीं है कि हम छुप जाते हैं। हम आते हैं और हम कहते हैं कि यस, हमसे गलती हुई अगर हमने गलती की है, या फिर हम क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों ये गलती नहीं है। लेकिन चूंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये हमारी पेज पे आइए। पेज पे जब किसी भी स्टोरी को आप खोलिएगा, उस पे वो आपको नजर आएगा सब्सक्रिप्शन का बटन, उस पे आकर के आप सब्सक्राइब कीजिए। सो विद दैट वर्ड्स आई टेक अ लीव, एंड आई शुड कम बैक टू यू वेरी सून। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।